सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत है सार्थक कोचिंग क्लासेस में। जैसा कि आप सभी साथियों को पता है, हमारी पॉलिटी की सभी एक दिवसीय एग्जाम्स के लिए कंप्लीट पॉलिटी की चैप्टर वाइज क्लास चल रही है, जिसमें हमने बहुत सारे चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। यदि आपने इससे पहले की क्लासेस नहीं देखी तो उनको अवश्य देख लें। उसकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहाँ जाके आप उन क्लासेस को देख सकते हैं। अब जो हमारा नया चैप्टर चल रहा है दोस्तों, वो पढ़ने वाले हम न्यायपालिका यानी जुडिशरी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय होता है, उच्च न्यायालय होता है, इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। इस क्लास को शुरू से अंत तक अवश्य देखना, ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है। चलिए बिना देर के हुए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले जो प्यारे दोस्त नहीं है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, दोस्तों में शेयर कर देंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ने वाले हैं न्यायपालिका यानी जुडिशरी के बारे में। ये चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय से काफी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप ये ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले हम न्यायपालिका के बारे में जान लेते हैं। भारत का सर्वोच्च न्यायालय, क्या दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक समीक्षा की शक्ति के साथ देश का शीर्ष न्यायालय है। भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय वो न्यायिक समीक्षा के शक्ति के साथ देश का शीर्ष न्यायालय है। ये तो आपको पता ही होगा, देश का शीर्ष न्यायालय कौन सा है? सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट है। एवं यह भारत के संविधान के तहत न्याय की अपील हेतु अंतिम न्यायालय। ये याद रखने वाली बात है। अंतिम न्यायालय क्यों? देखिए, पहले हम किस में जाते हैं? जिला कोर्ट में जाते हैं, फिर हाई कोर्ट में जाते हैं, फिर हम कहीं जाके सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। अगर हमारा फैसला सुप्रीम कोर्ट ने जो दे दिया वो क्या होगा? अंतिम फैसला माना जाता है, क्योंकि ये अंतिम न्यायालय, अंतिम न्यायालय भारत का। भारत एक संघीय राज्य है एवं इसकी एकल और एकीकृत न्यायपालिका प्रणाली। क्या है दोस्तों? भारत एक संघीय राज्य है, इसकी जो है एकल तथा एकीकृत न्यायिक प्रणाली है। कैसी है? एकीकृत न्यायिक प्रणाली है। तो आप ये याद रखेंगे, जिसकी त्रिस्तरीय संरचना है। कैसी संरचना है? त्रिस्तरीय यानी 3 स्तर की संरचना है। सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय होता है, उसके बाद उच्च न्यायालय होता है, उसके बाद अधीनस्थ न्यायालय होता है, जिनको जिला कोर्ट कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहते हैं। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। 3 प्रकार की स्तरीय क्या है? न्यायालयिक स्तरीय संरचना है, ठीक है। तो आपको ये समझ में आया? बिल्कुल समझ में आ गया होगा। सर्वोच्च न्यायालय क्या है? शीर्ष न्यायालय। भारत का क्या है? शीर्ष न्यायालय। ये भारत का न्याय की अपील हेतु अंतिम न्यायालय, न्याय की अपील हेतु अंतिम न्यायालय। और भारत में कैसी स्तरीय संरचना है? तो आप बताएंगे त्रिस्तरीय संरचना है। एक सर्वोच्च न्यायालय होता है, एक उच्च न्यायालय होता है, एक अधीनस्थ न्यायालय होता है, ठीक है। न्यायिक प्रणाली की आपको समझ में आया? बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब जान लेते हैं दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के बारे में। हम अभी सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम किसके बारे में पढ़ेंगे? हाई कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में जान लेते हैं। सर्वोच्च न्यायालय की संक्षिप्त पृष्ठभूमि आपको बताई गई। देखिए, वर्ष 1977 के रेगुलेटिंग एक्ट के प्रवर्तन से कलकत्ता में पूर्ण शक्ति एवं अधिकार के साथ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के रूप में सर्वोच्च न्यायाधिकरण यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिशरी की स्थापना की गई थी। देखिए, जो सबसे पहले कोर्ट स्थापित किया गया यानी सर्वोच्च न्यायालय जो सबसे पहला कोर्ट नहीं है दोस्तों, सबसे पहला जो सुप्रीम कोर्ट स्थापित किया गया था वो वर्ष 1777 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायाधिकरण यानी सुप्रीम कोर्ट स्थापित किया गया था। तो पहला सुप्रीम कोर्ट कहाँ था? तो आप बताएंगे कलकत्ता में था। कहाँ था? कलकत्ता में था। ये याद रखने वाली बात है, एग्जाम में पूछा जाता है। और ये भी पूछा जाता है कि पहला सुप्रीम कोर्ट कब स्थापित किया गया था? तो आप बताएंगे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा कलकत्ता में पहला सुप्रीम कोर्ट स्थापित किया गया था, ठीक है। बंगाल, बिहार और उड़ीसा में ये सभी अपराधों की शिकायतों को सुनने तथा निपटाने करने के लिए एवं किसी भी सूट या कार्यों की सुनवाई एवं निपटाना हेतु स्थापित किया गया था। ये याद रखने वाली बात नहीं है, ठीक है। मद्रास एवं बंबई में सर्वोच्च न्यायालय जॉर्ज तृतीय द्वारा क्रम से 1800 एवं 1823 में स्थापित किए गए थे। तो ये पूछा जाता है मद्रास न्यायालय कब स्थापित किया गया था? तो आप बताएंगे 1800 में स्थापित किया गया था। बंबई उच्च न्यायालय कब स्थापित किया गया था? तो आप बताएंगे 1823 में स्थापित किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है भारत उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत विभिन्न प्रांतों में उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई। किसकी? उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय क्या होता है? हाई कोर्ट होते हैं। क्या होते हैं? हाई कोर्ट की स्थापना की गई। कलकत्ता, मद्रास, बम्बई, 3 जगह। कहाँ पे? कलकत्ता, मद्रास, बम्बई।
1861 के अधिनियम के द्वारा, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालयों को तथा प्रेसिडेंसी शहरों में सदर अदालतों को समाप्त कर दिया गया, ये याद रखने वाली बात नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है, इन उच्च न्यायालयों को भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत भारत के संघीय न्यायालय की स्थापना तक सभी मामलों के लिए सर्वोच्च न्यायालय होने का गौरव प्राप्त था। देखिए, जब भारत का सुप्रीम कोर्ट नहीं बना था, कब बना था? आजादी के बाद ही तो बना था दिल्ली में। तो आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है। तो उससे पहले क्या था, ये जो न्यायालय थे, उच्च न्यायालय थे, इनको क्या है तो संघीय न्यायालय की स्थापना प्राप्त थी। मतलब ये सब जो न्याय कर सकते हैं ना, सारे न्याय, उसकी इनको शक्तियां प्राप्त थी। लेकिन जब सर्वोच्च न्यायालय भारत में स्थापित हो गया भारत की आजादी के बाद, तो उनकी ये आजादी खत्म हो गई। आपको इतना समझ में आया? बिल्कुल समझ में आ गया होगा, ठीक है। चले आगे, चलिए देखिए नेक्स्ट है, संघीय न्यायालय के पास प्रांतों और संघीय राज्यों के बीच विवादों को हल करने और उच्च न्यायालयों के निर्णय के खिलाफ अपील सुनने का अधिकार क्षेत्र है। यानी सुप्रीम कोर्ट के पास क्या है दोस्तों, जो राज्यों के विवाद होते हैं, दो राज्यों के विवाद होते हैं, उनको सुनने का अधिकार है। और उच्च न्यायालय ने यदि कोई निर्णय दे दिया है तो उसके खिलाफ भी निर्णय सुप्रीम कोर्ट दे सकता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। वर्ष 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद 26 जनवरी 1950, कब दोस्तों? 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। साथ ही भारत का सर्वोच्च न्यायालय भी अस्तित्व में आया। इसकी पहली बैठक कब हुई? 28 जनवरी 1950 को हुई। कब हुई? 28 जनवरी 1950 को हुई। किसकी? सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा क्या दोस्तों? सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत के सभी न्यायालयों के लिए बाध्यकारी है। मतलब अगर कोई सर्वोच्च न्यायालय कोई निर्णय सुनाता है तो वो क्या होगा, जो बाकी सभी उच्च न्यायालय, वो सभी के लिए बाध्यकारी, या ना मानना पड़ेगा ही, ठीक है। ये नेक्स्ट है, इसे न्यायिक समीक्षा की शक्ति प्राप्त है। संविधान के प्रावधानों एवं संवैधानिक पद्धति के विपरीत विधायी तथा शासनात्मक कार्रवाई को रद्द करने की शक्ति, संघ एवं राज्यों के बीच शक्ति का वितरण, यह संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों का विरुद्ध प्रावधानों की समीक्षा। मतलब ये कह रहा है कि जो सर्वोच्च न्यायालय होता है उसके पास मौलिक अधिकारों को बचाने के आपको शक्तियां इनको प्राप्त हैं। किसको? सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त है, ठीक है। तो मौलिक अधिकार का संरक्षक किसको कहा जाता है? तो आप कहेंगे सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है। ये बिल्कुल क्लियर हुआ? बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। चले आगे, चलिए अब जान लेते हैं संवैधानिक प्रावधानों के बारे में। किनके? संवैधानिक प्रावधानों के बारे में, ठीक है। तो भारतीय संविधान में भाग 5, कहाँ पे? भाग 5, ये याद रखने वाली बात है। भाग 5 एवं अध्याय 6 में संघ न्यायपालिका के तहत सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है। तो आपसे एग्जाम में पूछेगा भारत के संविधान में किस में सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है? तो आप बताएंगे भाग 5 में किया गया है। कौन से में किया गया? भाग 5 में किया गया। ये याद रखने वाली बात है, ठीक है। नेक्स्ट है, संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147 तक सर्वोच्च न्यायालय के संगठन, स्वतंत्रता, अधिकार क्षेत्र, शक्तियां एवं प्रक्रिया से संबंधित है। देखिए आपसे पूछा जाएगा, पहला तो यही पूछा जाएगा कि संविधान के किस भाग में सर्वोच्च न्यायालय है? तो आप बताएंगे भाग 5 में। किस में? भाग 5 में। फिर आपसे पूछेगा संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय दिया गया है? तो आप बताएंगे अनुच्छेद 124 से 147 के बारे में बताता है, सर्वोच्च न्यायालय के बारे में बताता है, ठीक है। इसमें इसकी शक्तियां और प्रक्रियाओं का संबंधित है, ठीक है। अनुच्छेद 124(1) के तहत भारतीय संविधान में कहा गया है कि भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश होगा तथा 7 से अधिक अन्य न्यायाधीश नहीं हो सकते जब तक कि कानून द्वारा संसद अन्य न्यायाधीशों की बड़ी संख्या निर्धारित नहीं कर देती। देखिए अनुच्छेद 124(1) के तहत ये बताया गया है कि भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा। ये काफी एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय को किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो आप बताएंगे अनुच्छेद 124(1) में बताया गया है। बिल्कुल क्लियर हुआ? बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इसमें मुख्य न्यायाधीश कितने? 1 और 7 हैं। इससे अधिक नहीं हो सकते जब तक कानून द्वारा संसद में प्रावधान ना किया जाए, ठीक है, इनको बढ़ाया ना जाए। नेक्स्ट है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकार को सामान्य तौर पर मूल अधिकार, अपील अधिकार, ये सब हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। मैं इसके क्षेत्र अधिकार आपको बताऊंगा, तब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब जान लेते हैं सर्वोच्च न्यायालय का संगठन, मतलब सर्वोच्च न्यायालय कैसे कैसे
उसमें कितने कितने न्यायाधीश हैं, क्या क्या है वो जान लेते हैं। ठीक है, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में 31 न्यायाधीश हैं। कितने न्यायाधीश हैं? 31 न्यायाधीश हैं। काफी एग्जाम में पूछा जाता है वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में कितने न्यायाधीश, तो आप कहेंगे 31 हैं। अब 31 ऐसे नहीं पूछा जाता, या तो वो ऐसे पूछेगा टोटल कितने, तो आपको 31 बताने। यदि वो आपसे पूछे मुख्य न्यायाधीश को छोड़ के कितने न्यायाधीश हैं, तो आप बताएंगे 30 न्यायाधीश हैं। कितने? 30, यानी 30 प्लस 1 जो है वो सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या 2019 में विधेयक में 4 न्यायाधीशों की वृद्धि की गई। इसने मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायिक शक्ति को 31 से बढ़ाकर 34 कर दिया, यानी वर्तमान में कितने? 34 हैं। कितने? 34 हैं, यानी 33 प्लस 1 है। कितने? 33 प्लस 1 है। तो आप ये याद रखेंगे। ठीक है, बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल क्लियर। नेक्स्ट है मूल रूप से सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 8 है, एक मुख्य न्यायाधीश एवं 7 अन्य न्यायाधीश। ये याद रखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है संसद उन्हें विनियमित करने के लिए अधिकृत है, ये भी आपको नहीं याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। संविधान दिल्ली को सर्वोच्च न्यायालय का स्थान घोषित किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पर है? सुप्रीम कोर्ट कहाँ पर है? तो आप कहेंगे दिल्ली में। कहाँ कहेंगे? आप कहेंगे दिल्ली में, तो आपको ये पता होगा बिल्कुल। ठीक है, कभी कभी पूछ लिया जाता है। यह मुख्य न्यायाधीश को अन्य किसी स्थान अथवा एक से अधिक स्थानों को सर्वोच्च न्यायालय के स्थान के रूप में नियुक्त करने का अधिकार प्रदान करता है। वह राष्ट्रपति के अनुमोदन से ही संबंध में निर्णय ले सकता है। यह प्रावधान केवल वैकल्पिक है, अनिवार्य नहीं है। ये आपको याद नहीं रखना, आपको सिर्फ याद रखना है कि सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पर स्थापित है, तो आप बताएंगे दिल्ली में। कहाँ पर है? दिल्ली में। बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। चले आगे, चलिए आगे चलते हैं। अब इनके न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित बारे में जान लेते हैं। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों को कौन नियुक्त करता है, तो आप बताएंगे राष्ट्रपति नियुक्त करता है। ठीक है, यदि राष्ट्रपति आवश्यक समझता है तो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सलाह भी ले सकता है। ठीक है, नेक्स्ट अन्य न्यायाधीशों को राष्ट्रपति द्वारा मुख्य न्यायाधीश एवं सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के ऐसे अन्य न्यायाधीशों के साथ परामर्श के बाद नियुक्त किया जाता है यदि वह आवश्यक समझता है। मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त किसी अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में मुख्य न्यायाधीश के साथ परामर्श करना अनिवार्य है। ये आपको याद नहीं रखना। देखिए, आपको याद रखना है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की कौन नियुक्ति करता है, तो आप कहेंगे राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की भी नियुक्ति कौन करता है, तो आप कहेंगे राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। क्लियर, बिल्कुल क्लियर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। वर्ष 1950 से वर्ष 1973 तक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश को भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की परंपरा रही थी। कैसी रही थी? वरिष्ठ, यानी जो सबसे बुजुर्ग होगा उसी को क्या चुना जाएगा? मुख्य न्यायाधीश चुना जाएगा। लेकिन भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में चुना जाएगा। लेकिन वर्ष 1973 में इस परंपरा का उल्लंघन किया गया था, जब 3 वरिष्ठ न्यायाधीशों को छोड़कर A.N. रे को भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। कब हुआ था? वर्ष 1973 में हुआ था। ठीक है, वर्ष 1977 में इसका पुनः उल्लंघन किया गया, जब तत्कालीन 10 वरिष्ठतम न्यायाधीशों को छोड़कर M.U. बेग को भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। 2 बार ऐसा हुआ है, एक 1973 में ऐसा हुआ है, एक 1977 में ऐसा हुआ है। तो ये याद रखने वाली बात है। ठीक है, सरकार के इस स्वायत्तत्व को सर्वोच्च न्यायालय ने द्वितीय न्यायाधीश मामले में 1993 कब? 1993 में रद्द कर दिया गया, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीशों को ही भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाएगा। जो अब तक हुआ उसको रद्द कर दिया 1993 में सुप्रीम कोर्ट ने ही। ठीक है, क्लियर, बिल्कुल क्लियर। चलें आगे, चलिए आगे चलते हैं। अब जान लेते हैं न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में जान लेते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए जाने वाले व्यक्तियों में निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए। कौन कौन सी? उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, उसे कम से कम 5 वर्षों के लिए उच्च न्यायालय या अधिक न्यायालय का न्यायाधीश होना चाहिए, उसे 10 वर्ष के लिए उच्च न्यायालय या अधि न्यायालय का अधिवक्ता होना चाहिए, उसे राष्ट्रपति के
मत में एक प्रतिष्ठित न्यायवादी होना चाहिए। न्यायवादी मतलब जो न्याय करे उसको न्यायवादी कहते हैं। ठीक है, तो क्या क्या योग्यता है? उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, उसे कम से कम 5 वर्षों तक उच्च न्यायालय में क्या न्यायाधीश का कार्य करना चाहिए, उसे 10 वर्षों के लिए उच्च न्यायालय का अधिवक्ता होना चाहिए। ठीक है, क्लियर, बिल्कुल क्लियर। नेक्स्ट है शपथ का प्रतिज्ञान। ये तो शपथ है, आप पढ़ लेंगे। सर्वोच्च न्यायालय की नियुक्ति न्यायाधीश को अपना कार्यभार संभालने के लिए पूर्व राष्ट्रपति या इससे पूर्व के लिए राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति के समक्ष मिलकर शपथ लेनी होती है। ये आपको याद नहीं रखना, बस ये याद रखना है कि राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है, तो आप बताएंगे राष्ट्रपति दिलाता है। कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। क्लियर, बिल्कुल क्लियर। चलें आगे, चलिए आगे चलते हैं। ये दोस्तों न्यायाधीशों के कार्यकाल के बारे में, जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं उनके कार्यकाल से संबंधित है। संविधान ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल तय नहीं किया है। हालांकि इस संबंध में निम्नलिखित 3 प्रावधान दिए गए। कोई इनका कार्यकाल तय नहीं है दोस्तों, लेकिन प्रावधान है। वह 65 वर्ष की आयु तक पदासीन रह सकता है, यानी जब तक उनकी आयु 65 वर्ष तक नहीं होती तब तक वो मुख्य न्यायाधीश बने रह सकते हैं। उसके मामले में किसी प्रश्न के उठाने पर संसद द्वारा स्थापित संस्थान इसका निर्धारण करेगी। ठीक है, वह राष्ट्रपति को लिखित त्याग पत्र देकर पद त्याग सकता है, लेकिन यदि कोई 65 वर्ष की आयु से पहले ही अपना त्याग पद छोड़ना चाहते हैं तो वो क्या कर सकते हैं? राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र सौंप सकते हैं। ठीक है, संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा उसे पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल क्लियर। नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां एवं क्षेत्राधिकार। इनके बारे में जान लेते हैं। अपना सर्वोच्च न्यायालय कंप्लीट हो जाएगा। इससे बाहर सर्वोच्च न्यायालय से क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, मूल अधिकार कुछ अलग अलग भागों में बांटे। सबसे पहला मूल अधिकार, एक संघीय न्यायालय के रूप में सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संघ की विभिन्न इकाइयों के बीच विवादों का फैसला करता है। अधिकृत विस्तृत रूप से देखने को निम्न के मध्य किसी भी विवाद का निर्णय करता है। देखिए, वह करता है केंद्र एवं राज्यों के मध्य जो विवाद होते हैं उनको निपटाता है। केंद्र एवं राज्यों या राज्यों का एक तरफ होना तथा एक अधिक राज्यों का दूसरी तरफ होना, उनके भी विवादों को निपटाता है। 2 या अधिक राज्यों के मध्य जो विवाद होते हैं उनको भी सुप्रीम कोर्ट निपटाता है। ठीक है, उपरोक्त संज्ञेय विवादों पर सर्वोच्च न्यायालय में विशेष मूल न्याय क्षेत्र निहित है, तो ये याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है न्यायाधीश क्षेत्र। न्यायाधीश क्षेत्र मतलब क्या होता है? देखिए, सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार प्राप्त है कि वह बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, ये मैंने आपको रिट बताई है। रिट कितनी होती है? 5 प्रकार की होती है। क्या क्या उनका मतलब होता है ये आप कमेंट बॉक्स में आज बताएंगे। ये आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है। ठीक है, बिल्कुल। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रत्याशा एवं अधिकार परिचय, ये मैंने आपको बता दी। इनमें क्या क्या मतलब होता है इनका, ये कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। ठीक है, न्यायाधीश जारी करता है, विशेषत नागरिकों के लिए मूल अधिकारों की रक्षा करता है, ये मैंने आपको बता दिया। इससे संबंधित सर्वोच्च न्यायालय का मूल अधिकार क्षेत्र इस अर्थ में है कि एक पीड़ित नागरिक सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है। जरूरी नहीं कि यह कार्य याचिका के माध्यम से किया जाए। मतलब एक जो व्यक्ति पीड़ित है उसको हाई कोर्ट से भी न्याय नहीं मिला तो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय को न्यायाधीश अधिकार क्षेत्र पर विशेष अधिकार नहीं है। उच्च न्यायालय को भी मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी करने का अधिकार है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है अपीलीय क्षेत्राधिकार। अपीलीय क्षेत्राधिकार, सर्वोच्च न्यायालय मुख्य रूप से अपील हेतु अदालत है और निचली अदालतों के निर्णयों के खिलाफ अपील सुनाता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। इसका एक विस्तृत अपीलीय क्षेत्राधिकार है। क्या क्या? देखिए, संवैधानिक मामलों में आप अपील कर सकते हैं, दीवानी मामलों में आप सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं, आपराधिक मामलों में आप सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं, विशेष अनुमति द्वारा भी आप अपील कर सकते हैं। ये अपीलीय क्षेत्राधिकार है सर्वोच्च न्यायालय के। क्लियर, बिल्कुल क्लियर। चलें आगे, चलिए। अब ये है सलाह क्षेत्राधिकार। सलाह क्या दे सकता है? अनुच्छेद 143 के तहत संविधान राष्ट्रपति को 2 श्रेणियों के मामले में सर्वोच्च न्यायालय, क्या दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय की राय लेने का अधिकार देता है। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए सर्वोच्च न्यायालय का कौन सा अनुच्छेद है, तो आप बताएंगे अनुच्छेद 143 है। कौन सा है? अनुच्छेद 143 है। ठीक है, नेक्स्ट है सार्वजनिक महत्व के किसी मामले पर विधिक प्रश्न उठाने पर अथवा प्रश्न उठने की संभावना पर भी सलाह दे सकते हैं। ठीक है, किसी पूर्व संवैधानिक संधि, समझौते, प्रतिबंध आदि संधि मामलों पर
कोई विवाद उत्पन्न होने पर भी सलाह दे सकते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट के सलाह क्षेत्र अधिकार है। ठीक है, आपको सुप्रीम कोर्ट समझ में आया? मुझे उम्मीद है आपको सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब जान लेते हैं दोस्तों हाई कोर्ट के बारे में। ठीक है, यानी उच्च न्यायालय के बारे में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214, क्या दोस्तों अनुच्छेद 214, ये काफी एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे सर्वोच्च न्यायालय किसमें, आप कहेंगे 124 में, किसमें 124 में, और उच्च न्यायालय किसमें यानी हाई कोर्ट किसमें, तो आप कहेंगे किसमें 214 में, किसमें 214 में। ये याद रखने वाली बात है, ये एग्जाम में पूछी जाती है कि प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा, वह अनुच्छेद 231 में कहा गया है। प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा, ये किस में कहा गया है, अनुच्छेद 231 में कहा गया है। ठीक है, कि दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक न्यायालय हो सकता है। अनुच्छेद 231 में ये भी कहा गया है कि दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक न्यायालय भी हो सकता है। जैसे हरियाणा और पंजाब के लिए क्या है, एक ही उच्च न्यायालय, जो कि चंडीगढ़ उच्च न्यायालय। बिल्कुल है, बिल्कुल है, तो आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, वर्तमान में भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय, तो आप कहेंगे 25 है। ये पूछा जाता है एग्जाम में कि वर्तमान में भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय, तो आप कहेंगे 25 उच्च न्यायालय। सबसे नवीनतम उच्च न्यायालय कौन सा है, आंध्र प्रदेश के अमरावती में देश का 25वां उच्च न्यायालय स्थापित किया गया था। ये कि सर्वोच्च उच्च न्यायालय यानी सबसे नवीनतम उच्च न्यायालय। ठीक है, 1 जनवरी 2019 को इन उच्च न्यायालयों का अधिकार क्षेत्र कोई राज्य विशेष या राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के एक समूह होता है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे। नेक्स्ट, तो आपको क्लियर हुआ, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यता। भारतीय नागरिकता होना चाहिए, क्या भारतीय नागरिक होना चाहिए, 62 वर्ष की अधिकतम आयु होनी चाहिए, मतलब 62 वर्ष की आयु से अधिक वो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नहीं रह सकता। ठीक है, न्यूनतम आयु 10 वर्ष की न्यायिक सेवा या भारत में उच्च न्यायालय में अधिवक्ता होना चाहिए। पहला, भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, 62 वर्ष से अधिक तक वो क्या उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नहीं रह सकता। न्यूनतम 10 वर्ष के लिए न्यायिक सेवा या भारत में उच्च न्यायालय में अधिवक्ता होना चाहिए। क्लियर, बिल्कुल क्लियर। ये दोस्तों आपके सामने मैंने सारे 25 के 25 हाई कोर्टों के नाम, वो कहाँ हैं, उनकी स्थापना कब हुई, उनके स्थान क्या है, ये सब मैंने आपको बता दिए। ठीक है, इनको आप पढ़ लेंगे। इंपोर्टेंट आपको क्या क्या पढ़ना है, आपको पढ़ना है जिसकी राजधानी, जैसे अभी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, लेकिन उसका हाई कोर्ट तो इलाहाबाद में, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये आप पढ़ लेंगे। और ये मैंने यहाँ पे आपको 25 के 25 हाई कोर्टों के बारे में बता दिया है। ठीक है, मुझे उम्मीद होगी कि आप इनको पढ़ लेंगे। इस क्लास की PDF डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी होगी। यदि आपको क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में अपने ओपिनियन अवश्य बताएं, आपको क्लास कैसी लगी, आपको क्लास समझ में आ रही है या नहीं आ रही। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अपनी पुरानी क्लासों का रिवीजन अवश्य करते रहिए, अपने नोट्स अवश्य बनाते रहिए और पढ़ते रहिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।